हो रहा था। जो कोर्ट में बैठे हैं, जिनका काम है भारत देश के अंदर आने वाले तमाम मुकदमों का निपटारा करें, लेकिन क्योंकि राष्ट्र कमजोर था, आपकी आस्थाएं कमजोर थीं, आप लालची हुए, आप बेईमान हुए, आपको अपने होने पे गर्व समाप्त हो गया, आप अपनी पहचान से शर्माने लगे, क्योंकि आपने ये सोचा महंगा कपड़ा, महंगा जूता, विदेशों के घड़ी, विदेशों के मोबाइल ही आपकी पहचान है। यही सबसे बड़ी भूल हुई। इसलिए आपकी कमजोरी के कारण सत्ताओं ने आपकी आस्थाओं और परंपराओं में दखल देना शुरू कर दिया, और क्योंकि आप लालची हुए, और यह लालच का सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा था, सत्ताओं ने राष्ट्र का सौदा अपनी सत्ता बनाने के लिए किया, और हमको पता ही नहीं चला कि हम कब बिक गए, हमारी कब बोली लग गई। धीरे धीरे हम इतने आदी हो गए कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम आखिर किस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ लोग आज भी उस परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं। हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो, ये रोज कहते हैं, हमको पता है क्या करते हैं। हमको यह भी मालूम है कि भारत राष्ट्र की जो असली शक्ति थी, जहां वो ताकत थी, जहां वो राष्ट्र के रूप में तमाम हमलावरों के बावजूद भी जीवित रहा, इसलिए शत्रु ने आपके ऊपर अध्ययन किया और उस कड़ी को जानने की कोशिश की कि भारतीय समाज इतने हमलों के बाद, इतने आक्रांताओं के आने के बावजूद भी यह समाज की शक्ति जहां थी वो क्या थी। इसलिए आपके शत्रु ने आपकी उस शक्ति को ही सबसे पहले निशाना बनाया। दुनिया में जितने भी राष्ट्र गुलाम हुए हैं, उसमें एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, और इसे आप निजी रूप में देख सकते हैं। कभी अपने आप से सवाल पूछेंगे अकेले में तो आपको जवाब वही मिलेगा। अगर किसी समाज को हमेशा के लिए उन पे राज करना है, तो सबसे पहला काम आपका शत्रु यह करता है कि जो आपके जितने भी आस्थाएं हैं, जिन जिन चीजों पे आपको गर्व होता है, जिन जिन चीजों से आपको अंदर एक संचार होता है क्रांति का, अपने होने का, वो धीरे धीरे आपके अंदर बिना आपको इसका एहसास कराए आपके अंदर कुंठा भर देता है, और जिन चीजों पे आपको गर्व होता है उसी के प्रति आपके अंदर एक हीन भावना का एलिमेंट पैदा करता है। और यह हुआ, आप तिलक लगाते थे, आप चोटी रखते थे, आप धोती पहनते थे, आप मंदिर जाते थे, आप सूरज को जल चढ़ाते थे, आप पीपल को जल चढ़ाते थे, आप गंगा की पूजा करते थे, आप धरती को सुबह लगाते थे। ये तमाम सारी चीजें बताया गया। ये कैसे जाहिल बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो बताइए धरती को भी माथे से लगाते हैं, ये सूरज की पूजा करते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं। वो तमाम जो आस्थाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनके प्रति आपके अंदर एक हीन भावना, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी आपके दिमागों में भर दी गई, ताकि आप उस ताकत से धीरे 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 दूर होने लगे। और यह सिलसिला उस वक्त चला जब भारत में अंग्रेजों ने आने के बाद पहला बड़ा सबसे हमला किया, जिसके शिकार आज भी भारतीय राष्ट्र के लोग हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने एक लंबे समय तक आपके अंदर यही भरा, अपने होने पे आपको गर्व ना हो, अपने होने पे आपको हीन भावना हो जाए, अपने कपड़ों के प्रति हो जाए, अपनी उन आस्थाओं के प्रति हो जाए, उन माता पिताओं के प्रति हो जाए कि आप धीरे धीरे उससे तोड़ दिया उन्होंने। और फिर भारत में पहला, क्योंकि शत्रु ने आपकी खूब स्टडी की, और यही युद्ध में होता है, चाहे वो
लड़ाई बॉर्डर पे हो तब भी स्टडी करके होता है कि भारत के पास कौन सा सबसे बड़ा फाइटर प्लेन है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, तो हम जब हमला करें तो उससे ज्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन लेके आए तभी हम जीतेंगे। लेकिन वो हथियारों की लड़ाई है, सेना के बीच की लड़ाई है। लेकिन जब समाज को जीतना होता है तो आपको कैसे जीता जाए, उसके लिए भारत में पहला जातिगत कास्ट सेंसस किया गया, जनगणना की गई और अंग्रेजों ने किया। ये दलित है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, इसका सिलसिला चला। और जब वो यहां से गए तो एक सबसे बड़ा झूठ बोला गया, हमारे नेताओं ने बोला और आज भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। झूठ बोलते हैं हमारे यहां लोग और समाज अपने निजी स्वार्थों के लिए सुनना नहीं चाहता। मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बहन, बस खत्म। मेरे पड़ोस में किसी का घर लुट जाए तो मुझे उसको सहयोग नहीं करना है। शर्मा जी ने 3 कार खरीदी हैं तो मेरे पास 4 कार आ जाएं, चाहे मैं लुट जाऊं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। हमने अपने पड़ोसी से मुकाबला तो किया, लेकिन यह मुकाबला कभी अपने आप से नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश में जब भी चुनाव होता है, वो ताकतें आज भी इस बात को सबसे पहले लाती हैं, यहां कितने मुसलमान हैं, यहां कितने दलित हैं या कितने ब्राह्मण हैं। और वो ये करने के बाद जो इस देश की शक्ति थी, जो 95 करोड़ सनातनी हिंदू थे, उसको तोड़ना शुरू किया। और क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजाद नहीं हुआ। लिहाजा वो मानसिकता आज भी है हमारे नेताओं में। एक राज्य है, उनका नाम मैंने सुना कि वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। उस राज्य ने कमाल का काम किया, क्योंकि हमारी राज करने की प्रवृत्ति, सोच और अप्रोच वही थी। लिहाजा हमने उस बातों को खत्म नहीं किया बल्कि उनको और आगे बढ़ाया। तो यह बिहार में पता चला पहली बार कि यह दलित है और यह महादलित है, जिन्हें कौन से इंची टेप से नाप रहे हैं कि यह दलित था और यह महा है। महा कौन सा होता है? यानी जो दलित है वो पैंट शर्ट पहने हुआ है और जो महादलित है वो बगैर पैंट के खड़ा हुआ है। कौन सी परिभाषा के तहत यह हो रहा है? यह महापिछड़ा है। तो सत्ता चलाने के लिए इस भारतीय समाज को तोड़ने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। और अब तो सुना है मैंने कि जिनके दादा परदादा, नाना नानी, दादा बहन बेटी, जिन्होंने भारत राष्ट्र को तोड़ा, वो कह रहे हैं हम भारत जोड़ेंगे। जिन्होंने भारत की तथाकथित आजादी के बावजूद भी 21 लाख लोगों की लाश पे यह भारत मिला हमें, उन 21 लाख लोगों के हत्या के बाद जो भारत हमें मिला भी, लेकिन निजी संबंध राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे, निजी स्वार्थ राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे। 1947 के बाद जो भारत आपके पास था, उस भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर। क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ उनका एक्सटेंडेड फैमिली कश्मीर में था, इसलिए उन्होंने भारत की धरती पर जिन कारणों से पाकिस्तान बना, उन्हीं कारणों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर में एक संवैधानिक तौर पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट पैदा कर दी।
अब मैं नहीं जानता कि शेख अब्दुल्ला से उनके कौन से संबंध थे, लेकिन यह हुआ हमारे यहां। लेकिन हम सब लोग आजादी का जश्न, किसी को रिजर्वेशन मिल गया है, किसी को ओबीसी कैटेगरी में मिल गया है, कोई कहता है इस पटेल को दे दो, उस पटेल को मत दो, ये तमाम सारी चीजें चली, जिसके चलते आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने में जो समय लग रहा है, हम चाहते हैं ये गलतियां एक ही रात में ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप जगे, जब आपके अंदर यह चेतना पैदा हुई कि हम सरकार को तय करेंगे कि सरकार का एजेंडा क्या होना चाहिए। अब तक सरकारें तय करती थी कि भारत कैसे चलेगा। पिछले 10-12 सालों से ऐसा लगता है कि पहले आपने प्रयोग अपने गुजरात में किया कि गुजरात कैसे चलेगा, और जब यह प्रयोग आपको सफल हो गया तो आपने कहा अब इसका प्रयोग हम भारत में करेंगे। आसान नहीं होता है। कोई अपना एक पेन भी दे देता है तो सर पे खड़ा रहता है ये सोच के कि पता नहीं पेन लेके चला जाएगा। आपने तो 25 साल तक ठोक पीट कर एक आदमी को सर्जरी सिखाई और फिर कहा कि इसका काम गुजरात में समाप्त हो गया है, इसे दिल्ली भेज दो। यही कारण है कि जिनके बाप दादाओं ने भारत की धरती के ऊपर एक इस्लामिक राज स्थापित किया, उसका संविधान भी अलग था। वो भारत के पैसे पे पलता था, लेकिन उसकी बोली, उसका चलना उठना बैठना भारत के शत्रुओं के साथ मिला हुआ था। इसलिए आप अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं यह महत्व नहीं होता। अगर आप राजनीतिक स्वार्थ के विद्यार्थी हैं तो आज भारत के देश के सनातनी हिंदू तय कर रहे हैं कि सरकार किस मुद्दे को पहले उठाए, क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्र बचाने का है। यह पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आपको लगता है, बहुत लोगों को जो गुजरातियों को नहीं जानते हैं, ये मीठा खाते हैं, इनके यहां के खाने के नाम मीठा होने के बाद भी जब खाकड़ा बोलते हैं तो लगता है कोई मिसाइल का नाम है। उसके बावजूद भी गुजरातियों को लोग सीरियसली नहीं लेते। ये बिजनेस करते हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये पैसा कमाते हैं, लेकिन 2014 के बाद उन्हें पता चला ये कुछ और भी करते हैं। इसलिए यह संकट आपने भारत राष्ट्र का जरूर सॉल्व किया, लेकिन फिर मैं यह कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों द्वारा बनाई व्यवस्था के तहत ये सरकारी बाबू जो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर अलग अलग रूपों में थे, किसी ने वीआरएस लिया, किसी ने छोड़ा, और उनको लगा कि हम बाबू क्यों बने, हम तो सीधे तौर पे सत्ता का सुख लेंगे। तो कुछ लोग जिन्होंने झूठ बोलकर, जैसे अंग्रेज भारत में यहां आए, उसी तौर के उन्होंने इस भारत के अंदर इस भोली भाली जनता को रामलीला मैदान में नौटंकी की और कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। खूब दावे किए उन्होंने, लेकिन अब पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार में सबसे आगे वही खड़े हैं। इसलिए कहना और करना दो अलग अलग बातें होती हैं। मुझे पता नहीं कि कैसे ये गलती हो रही है। आपके बारे में इतनी चर्चा है, दुनिया में चर्चा है, पूरी दुनिया आपके आदमी को किस नजर से देखती है। सुना है मैंने एक वक्त खाना खाता, एक वक्त खाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी समय है आपके पास। अगर कुछ लोग, कुछ गुजराती
उनको लगता है कि अगर हम फिर 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिक सकते हैं तो मुझे लगता है गुजरात